गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने अपने पिछले वीडियोस में जाना था जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय किस प्रकार से हो रहा था। हमने वहाँ देखा कि किस प्रकार से तंत्रिका तंत्र व अंतःस्रावी ग्रंथियाँ मिलकर जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य पूरा करती हैं। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि पादपों में नियंत्रण एवं समन्वय किस प्रकार से होता है। तो पादप में, जैसा आप सभी जानते हैं, ना ही तंत्रिका तंत्र होता है और ना ही पेशियाँ। ये हम सब जानते हैं कि पादपों में कोई हमें ब्रेन नहीं दिखाई देता, किसी प्रकार की तंत्रिका तंत्र नहीं होती और ना ही पेशियाँ होती हैं। तो फिर जो है पादपों में पादप जो होते हैं वो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कैसे करते हैं। जब उनके अंदर तंत्रिका तंत्र उपस्थित नहीं है, पेशियाँ उपस्थित नहीं है, फिर अगर उनको कोई उद्दीपन मिलता है तो वो अनुक्रिया कैसे करते हैं। उद्दीपन और अनुक्रिया का मीनिंग मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बार इसको फिर से यहाँ समझ लीजिए। उद्दीपन होता है जिस चीज़ के प्रति अनुक्रिया की गई है वह चीज़ उद्दीपन कहलाती है, और अनुक्रिया होता है रेस्पॉन्स। उद्दीपन के प्रति क्या रेस्पॉन्स किया वह हो गई अनुक्रिया। जैसे आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, मुझे इस समय गर्मी लग रही है, मुझे गर्मी लगी और मैंने क्या किया, पंखा चलाया। तो गर्मी लगना हो गया उद्दीपन और पंखा चलाना हो गया अनुक्रिया। गर्मी लगने की वजह से मैंने पंखा चलाया, तो पंखा चलाना क्या हुई, मेरी अनुक्रिया हो गई। तो ये हो गए उद्दीपन और अनुक्रिया के मीनिंग। अब आप ये दो एग्जाम्पल्स आपने अपनी डेली लाइफ में देखे होंगे, इनको ज़रा सोचिए। पहला है, छुई मुई की पत्तियाँ छूने पर पत्तियाँ क्यों सिकुड़ जाती हैं। आप सभी ने छुई मुई का पौधा देखा होगा, जिसने देखा नहीं होगा उसने सुना ज़रूर होगा कि जब हम इसकी पत्तियों को छूते हैं तो पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं। और जिसने भी छुई मुई का पौधा देखा होगा उसने ये करके ज़रूर देखा होगा कि उसने पत्तियों को छुआ होगा और छूने पर पत्तियाँ सिकुड़ गईं। तो ऐसा क्यों होता है। दूसरा है, बीज का अंकुरण इस प्रकार क्यों होता है। ये तो इससे तो हम सभी वाकिफ़ हैं, ये तो हम सब अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि बीज का अंकुरण इसी प्रकार क्यों होता है कि जड़ हमेशा पृथ्वी के नीचे की ओर मिट्टी से नीचे जाती है और तना हमेशा मिट्टी के ऊपर। ऐसा क्यों होता है, इसकी ग्रोथ इसी प्रकार क्यों होती है। तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं, इनको सोचिए और इनके उत्तर इसी वीडियो में खोजने की कोशिश करिएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पादप में गति। पौधों में गति जो है वो दो प्रकार से होती है। पहला है वृद्धि पर आश्रित गति। वृद्धि पर आश्रित गति का मतलब है वृद्धि पर गति जो है वह आश्रित है, वृद्धि भी हो रही है वह गति भी हो रही है। दूसरा होता है वृद्धि से मुक्त गति, मतलब यहाँ गति हो रही है और वृद्धि अलग होती है, गति अपनी अलग चलती है। पहले वाले में था वृद्धि व गति एक साथ हो रही है, यहाँ पर वृद्धि और गति का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट। और ऊपर वाले में वृद्धि पर आश्रित गति, वो एक दूसरे पे डिपेंड है। तो ये दो प्रकार की गतियाँ हैं, ये दो प्रकार की गतियाँ हमें इसमें पढ़नी है और इसको समझना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वृद्धि से मुक्त गति। मतलब वृद्धि व गति क्या है, इंडिपेंडेंट है, अलग अलग है। जब गति हो रही है तो वहाँ पे वृद्धि का कोई उससे संबंध नहीं है। अब जैसा हम सभी जानते हैं, पादपों में ना ही तंत्रिका तंत्र उपस्थित है और ना ही पेशी ऊतक उपस्थित है, दोनों ही अनुपस्थित होते हैं। तो ये उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कैसे करेंगे। अब इसमें आप छुई मुई वाला जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था कुछ समय पहले, तो उसी को ही आप समझने की कोशिश करिएगा कि वहाँ ना तो तंत्रिका तंत्र उपस्थित है ना पेशी ऊतक उपस्थित है, तो वह स्पर्श के प्रति, जब हम छूते हैं, स्पर्श के प्रति अनुक्रिया कैसे करता है। तो इसको देखते हैं। इस प्रकार की गति को हम वृद्धि से मुक्त गति कहते हैं। छुई मुई में जो गति हो रही है वह कैसी हो रही है, वृद्धि से मुक्त गति। तो यहाँ पे क्या हो रहा है उस पौधे में, पौधे विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग कर सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुँचाते हैं। पौधे क्या करते हैं, कुछ विद्युत रासायनिक कुछ रसायन होते हैं, उनके फॉर्म में सूचनाओं को एकत्रित करते हैं और एक कोशिका से ले जाकर दूसरी कोशिका तक वह सूचना को पहुंचाते हैं। और जब वह सूचना दूसरी कोशिका तक पहुंच जाती है, मतलब जहां पे उसको अनुक्रिया करनी है वहां पहुंच गई है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर जो कोशिकाएं हैं वो अपने अंदर पानी की मात्रा को, जल की मात्रा को परिवर्तित करती हैं, वह अनुक्रिया दर्शाती हैं, अनुक्रिया का कार्य करती हैं। जैसे कोशिका अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा को परिवर्तित कर गति उत्पन्न करती है, जिससे कोशिका फूल या सिकुड़ जाती है। जब सूचना कोशिका के पास पहुंच गई
तो उसके अंदर जो पानी है, जो जल का अमाउंट है, उसको परिवर्तित करती है और गति उत्पन्न करती है। गति उत्पन्न करना मतलब सिकुड़ना या फूलना। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, जो पहला चित्र है यहाँ पर, उसमें क्या है, कोशिकाओं के अंदर बहुत सारा पानी है। तो क्या है, यहाँ पे पत्तियाँ फूली हुई हैं, फैली हुई हैं। दूसरी तरफ जब हमने स्पर्श किया, जब स्पर्श किया गया छुई मुई की पत्तियों को, तो क्या हुआ, पत्तियाँ सिकुड़ गई। क्यों सिकुड़ी? क्योंकि उनके अंदर कोशिकाओं ने जो पानी था उसको परिवर्तित कर दिया, पानी को लॉस किया, और जिसकी वजह से कोशिकाएं जो हैं वह आपस में चिपक गई, सिकुड़ गई। तो ये होता है छुई मुई में गति किस कारण हुई, किस कारण हो रही है, पानी की मात्रा को परिवर्तित करके हो रही है। पानी की मात्रा यहाँ पे कम हो गई, लॉस हुआ पानी का, पत्तियाँ सिकुड़ गई। पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी अंदर तो पत्तियाँ फूल जाती हैं। तो इस प्रकार से जो छुई मुई का पौधा है वो इस प्रकार से गति उत्पन्न करता है। अब इसके और भी एग्जाम्पल है। जैसे आप समझिए कि कुछ पौधे जो होते हैं, आपने देखे होंगे, शाम के टाइम जैसे शाम होती है तो उनके जो फूल होते हैं वो बंद हो जाते हैं, और सुबह के टाइम उनके फूल खुल जाते हैं, फूल खिल जाते हैं। तो ये भी इस प्रकार की भी जो गति है वह भी वृद्धि से मुक्त गति है। तो ये सारी गतियाँ हो गई आपकी वृद्धि से मुक्त गति। यहाँ पे गति हो रही है लेकिन वृद्धि अपना अलग चलती है और गति यहाँ पे अलग हुई। जो गति हुई उसका वृद्धि से कुछ भी संबंध नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। वृद्धि के कारण गति, वृद्धि के कारण ही गति हो रही है। वृद्धि हो रही है तो गति भी हो रही है। और ये गतियाँ कैसी होती हैं? ये गतियाँ दिशिक या अनुवर्तन गतियाँ उद्दीपन के कारण होती हैं। ये दिशिक गतियाँ होती हैं, मतलब एक पर्टिकुलर दिशा में चलती हैं ये गतियाँ, और उद्दीपन के कारण ही होती हैं। जो इनको उद्दीपन मिल रहा है उसी के कारण ये गतियाँ होंगी। वह कैसी होती हैं? वह दिशिक होती हैं। अब इनके कई प्रकार हैं। तो पहला प्रकार हम जानते हैं स्पर्शानुवर्तन। ये सारी वृद्धि से पर आश्रित गतियाँ हैं। स्पर्शानुवर्तन, स्पर्शानुवर्तन में आप सभी ने प्रतान जानते होंगे आप सभी। प्रतान क्या होता है? तो प्रतान जो यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र में, जिसको हम टेंड्रिल भी कहते हैं। तो ये हल्का सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, घुमावदार होता है, जो हमने अक्सर देखा होगा। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, इस प्रकार से झाड़ या लता होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब ये क्या करता है, ये प्रतान क्या करेगा, यह जब किसी आधार के संपर्क में आता है तब प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर होता है वस्तु के पास वाले भाग की तुलना में तेजी से गति करता है। प्रतान स्पर्श के प्रति संवेदनशील होता है। अगर उसको कोई सहारा मिल रहा है तो वो क्या करता है, सहारे से चिपक जाता है। वो सहारे को चारों ओर से जकड़ लेता है, और जब उसने जकड़ लिया सहारा को, जैसे आप यहाँ चित्र में सहारा देख सकते हैं, बैम्बू की स्टिक है, बांस का डंडा है, उस पे प्रतान जो है वो चिपक रहा है। अब जब ये उसके संपर्क में आ गया है तो प्रतान का वह हिस्सा जो वस्तु से दूर होता है, जो उस सहारे से दूर है, वह ज़्यादा गति करेगा, और वस्तु के पास वाले भाग के कंपैरिजन में जो वस्तु से दूर है वह ज़्यादा तेज से गति करता है वस्तु के पास वाले भाग के कंपैरिजन में। इस कारण प्रतान वस्तु को चारों ओर से जकड़ लेता है। अब जब वह वाली गति, जब दूर वाला हिस्सा ज़्यादा तेज गति कर रहा है, जो पास वाला हिस्सा था वह क्या करता है, वस्तु को चारों ओर से जकड़ लेता है। वस्तु को चारों ओर से जकड़ लिया उसने, जो सहारा था उसको उसने चारों ओर से जकड़ लेता है। पादप एक निश्चित दिशा में गति करके उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, और यह वृद्धि कैसी होती है, दिशिक वृद्धि होती है। ये क्या हुई, दिशिक वृद्धि हुई। यहाँ प्रतान ने क्या किया, एक प्रतान जो है वो स्पर्श के प्रति संवेदनशील है, उसको कोई सहारा मिला तो सहारे को वो अपने चारों तरफ से जकड़ लेता है, और उस सहारे के जो दूर वाला भाग है वो ज़्यादा तेज गति करता है इन कंपैरिजन टू जो सहारे के पास वाला भाग है। तो इस प्रकार से एक गति जो है वो एक निश्चित दिशा में होती है और उद्दीपन के प्रति होती है। यहाँ उद्दीपन क्या है, स्पर्श। उसका किससे स्पर्श हुआ, किसी सहारे से प्रतान का स्पर्श हो रहा है। तो ये हो गया हमारा स्पर्शानुवर्तन। दूसरा है प्रकाशानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन, आप शब्द से आपको समझ में आ रहा होगा, प्रकाश मिल रहा है, मतलब प्रकाश की तरफ गति हो रही है। अब प्रकाश की तरफ गति कैसे होती है,
इस एक्सपेरिमेंट को आप सब अपने घरों पे करके देख सकते हैं। ये डेली लाइफ का एक्सपेरिमेंट है। जैसे यहाँ पे देखिए, जब प्रकाश आ रहा है, जब प्रकाश यहाँ पड़ रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो स्टेम है, जो तना है, वो प्रकाश की ओर झुका हुआ जा रहा है और जो रूट है वो प्रकाश से दूर की तरफ गति कर रही है, उल्टी दिशा में बेंड हो रही है रूट। जो जड़ है वो उल्टी दिशा में बेंड हो रही है और जो तना है वो प्रकाश की ओर, जिस तरफ प्रकाश पड़ रहा है उस तरफ, उसकी ओर झुका जा रहा है। तो जो स्टेम का जो मूवमेंट है, स्टेम की जो गति है, उसको हम लोग धनात्मक गति कहते हैं। धनात्मक गति हो गई। और जो रूट वाली गति है, जड़ वाली गति है, उसको हम लोग ऋणात्मक गति कहेंगे। क्या कहेंगे? ऋणात्मक गति कहेंगे। तो ये हो गया आपका प्रकाश की तरफ गति, मतलब जिस तरफ प्रकाश पड़ रहा है, जिस तरफ से लाइट आ रही है, तना उसी ओर झुकेगा, उसी ओर गति करता है। और जो जड़ है वो उल्टी दिशा में गति करती है। तो ये हो गया आपका प्रकाशानुवर्तन हो गया आपका। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है? गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन मतलब हो गया पृथ्वी की तरफ या दूर गति, पृथ्वी की तरफ जाना या पृथ्वी से दूर गति करना। तो ये आपका इस तरह देखिए, इसमें भी वही एग्जाम्पल है। तो इसमें गुरुत्वानुवर्तन में उल्टा हो जाएगा, जो जड़ है वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन शो करती है और जो तना है वो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन शो करता है, दर्शाता है। तो इसको भी पृथ्वी की तरफ या दूर गति, गुरुत्वानुवर्तन मीन्स पृथ्वी की तरफ या दूर गति। जड़ कैसा दिखाएगी? धनात्मक, और तना ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे गुरुत्वानुवर्तन कंप्लीट। अब है हमारा रसायनानुवर्तन। रसायनानुवर्तन मतलब रसायन, कोई रसायन है वहाँ पे, उसकी ओर गति हो रही है। तो ऐसा इसका एक एग्जाम्पल है पराग नली की अंडाशय की तरफ गति। इसको याद रखिएगा, पराग नली की अंडाशय की तरफ जो गति होती है वो कैसी, किस प्रकार की गति है? रसायनानुवर्तन गति है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो पराग कण है वो किधर जा रहा है? अंडाशय की तरफ। ये रहा हमारा अंदर अंडाशय की तरफ गया। तो जब ये अंडाशय की तरफ जा रहा है तो क्यों उस तरफ जा रहा है? क्योंकि वहाँ पे कुछ रसायन है जो पराग कण को अपनी ओर खींच रहे हैं। इसके बारे में, जो पराग नली के अंडाशय की तरफ गति है, इसको हम डिटेल में अपने जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें जानेंगे, जिसमें हम जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका रसायन की ओर गति, रसायनानुवर्तन हो गया। अब नेक्स्ट है आपका जलानुवर्तन। जलानुवर्तन, जल की ओर गति हो रही है, पानी की तरफ होती है गति। किसकी गति हो रही है? जड़ की गति, पानी की तरफ जड़ों की गति। जड़ यहाँ पे देखिए चित्र में, जो जहाँ सूखी मृदा है वहाँ पे ना जड़ की वृद्धि हो रही है, ना जड़ की कोई गति हुई। जहाँ पे नम मृदा है, गीली मृदा है, वहाँ पे ये आप देख सकते हैं जड़ की वृद्धि भी हो रही है व जड़ की गति भी उसी ओर हो रही है जिस तरफ पानी का अमाउंट उसको मिल रहा है, जिस तरफ पानी मिल रहा है। तो इस प्रयोग को भी आप लोग अपने घर में करके देख सकते हैं। छुट्टियों का टाइम है, इन प्रयोगों को आप लोग घर में करके ज़रूर देखिएगा। तो ये हो गया आपका जलानुवर्तन। तो हमने यहाँ पे जो गतियाँ थी वो अपनी पढ़ ली, गतियाँ हमारी सारी कंप्लीट हो गई। सारी गतियाँ कैसी थी? वृद्धि पर आश्रित करती थी, आश्रित गति थी। प्रकाशानुवर्तन, जलानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रसायनानुवर्तन, ये सारी गतियाँ हमारी वृद्धि पर आश्रित गति थी। यहाँ वृद्धि भी हो रही है व गति भी हो रही थी। और छुई मुई का पौधा कैसा था? वृद्धि से मुक्त गति थी। अब जो पहला वाला जो हमारा एग्जाम्पल मैंने जो स्टार्टिंग में दिया था, छुई मुई की पत्तियाँ क्यों सिकुड़ जाती हैं, छूने पर क्यों सिकुड़ जाती हैं, तो इसका उत्तर आपको मिल गया होगा। और दूसरा था पौधे इसी प्रकार, बीज का अंकुरण इसी प्रकार क्यों होता है, तो किसके लिए होता है? प्रकाशानुवर्तन के कारण होता है। ये वृद्धि पर आश्रित गतियाँ हैं, इसके कारण होता है। अब नेक्स्ट इसी में हमें जानना है कुछ पादप हार्मोन के बारे में। हमें जानना है पादप हार्मोन के बारे में। हमें कुछ 4-5 पादप हार्मोन हैं जो हमारी बुक में है, सिलेबस में है क्लास 10 की, उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला पादप हार्मोन जिसके बारे में आपको पढ़ना है वह है ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या कार्य करता है? शाखाओं के अग्रभाग पर बनता है, कोशिका की लंबाई में वृद्धि करता है,
वह प्रकाशानुवर्तन में सहायक होता है। शाखाओं के कहाँ बनता है? अग्रभाग में बनता है ऑक्सिन। और क्या करता है? कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि की इसने, और प्रकाशानुवर्तन जो हमने अभी पढ़ा, प्रकाशानुवर्तन में सहायक होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको समझिए इस तरह, यहाँ जो चित्र बना हुआ है, लाइट का डायरेक्शन इस तरफ है, प्रकाश इस तरफ से आ रही है, ये प्रकाश आ रही है इस तरफ से, तो वहाँ पे क्या होगा, जो अंधेरे वाला छाया वाला भाग है, जो ऑक्सिन अग्रभाग पे रहता है, ऊपर वाले भाग में रहेगा हमेशा। देखिए हमने लिखा है शाखाओं के अग्रभाग पर बनता है, तो ऑक्सिन हमेशा अग्रभाग पर बना। अब जब प्रकाश इस तरफ से आ रही है तो जो छाया वाला भाग है, ऑक्सिन क्या करता है, इस भाग से शिफ्ट होकर छाया वाले भाग में चला जाएगा। छाया वाले भाग में चला गया और जिस भाग में ऑक्सीजन ज़्यादा गया तो वहाँ पे क्या हुई, वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा होने लगती है। तो इस भाग में ग्रोथ ज़्यादा हो गई ना, छाया वाले भाग में चला गया, तो जब यहाँ ग्रोथ ज़्यादा होगी तो ये क्या होगा, झुक जाएगा, एक तरफ झुक गया तो ये प्रकाश की ओर झुक गया। इस तरह से प्रकाशानुवर्तन की गति भी कंप्लीट हो गई। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जो ऑक्सिन है वो क्या करता है, प्रकाशानुवर्तन में सहायक होता है। ये आ सकता है एग्जाम में कि कौन सा हार्मोन प्रकाशानुवर्तन में सहायक होता है या कौन सा हार्मोन शाखाओं के अग्रभाग पर बनता है। तो ये कुछ हार्मोन्स हैं जिनके बारे में आपको बहुत अच्छे से इनको याद करना है, इनके फंक्शंस, इनके कार्य आपको अच्छे से याद होने चाहिए। दूसरा हार्मोन है आपका जिबेरेलिन। ये क्या करता है, ये तने की वृद्धि में सहायक होता है। जो तना होता है, स्टेम होता है, उसकी वृद्धि मतलब पौधे को लंबा करता है, ये तने की वृद्धि में सहायक होता है। नेक्स्ट है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है, कोशिका विभाजन तीव्र करता है, फल व बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पे क्या किया इसने, कोशिका विभाजन को जल्दी करता है, कोशिका विभाजन का कार्य जल्दी से करता है और फल व बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता है। फोर्थ हार्मोन है पादप हार्मोन, एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल वृद्धि संदमन हार्मोन है। वृद्धि संदमन मतलब वृद्धि को रोकता है। जैसे पत्तियों का मुरझाना, पत्तियां जब मुरझा गई तो मतलब वृद्धि रुक जाती है पौधे की, तो पत्तियों का मुरझाना ये इसका कार्य है एब्सिसिक अम्ल का। और इस हार्मोन को हम तनाव हार्मोन भी कहते हैं। एब्सिसिक अम्ल को हम किस नाम से जानते हैं, तनाव हार्मोन। इसको याद रखिए, एब्सिसिक अम्ल को हम तनाव हार्मोन के नाम से जानते हैं। और यह क्या कर, साइटोकाइनिन क्या करेगा, कोशिका विभाजन तीव्र करता है। जिबरेलिन तने की वृद्धि में सहायक होता है। ये इनके इंपॉर्टेंट कार्य हैं, इनको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। ऑक्सिन प्रकाशानुवर्तन में सहायक होता है, शाखाओं के अग्रभाग में बनता है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन ये कैसे हार्मोन है, ये वृद्धि करते हैं। एब्सिसिक अम्ल कैसा हार्मोन है, ये वृद्धि को रोकता है। तो यहाँ ये ध्यान रखिएगा, ऑक्सिन जो है, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन ये वृद्धि को, ये ग्रोथ करने में सहायक होते हैं, ग्रोथ बढ़ाते हैं। और एब्सिसिक अम्ल जो है वह ग्रोथ को रोकता है। ये वृद्धि संदमन हार्मोन है और इसको हम तनाव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपके हार्मोन्स थे, इनको आपको समझ में आ गया होगा, इनको आपको अच्छे से याद करना है हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो गतियाँ हैं वो गति, कौन सी गति कहाँ पे हो रही है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अब इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर, हमारा ये जो पार्ट है वो ख़त्म हो रहा है। और अगर आप लोग को कोई भी डाउट्स हैं या कोई भी प्रश्न है आपके, तो वो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।